जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान की बुक है एसएससी जीडी 2025 के लिए बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे एसएससी जीडी की परीक्षाएं हुई, जैसे 2024 में हुई है, 2023 में हुई, 2022 में हुई, उन सभी प्रश्नों का साथ ही इस बुक में संकलन है। और साथ ही इस बुक को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये जो बुक है इसमें जो सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सभी साथियों को ज़्यादातर जो साथी पढ़ते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो साथ ही ये आज की क्लास नंबर 4 है और आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप क्लास नंबर 3, क्लास 2 और क्लास 1 को बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो ज्योग्राफी की ये क्लास चल रही है, भारत का भूगोल इसमें हम पढ़ा रहे हैं और ये डेली क्लास होती है आपकी 1 PM पर। तो ये सभी को अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी नदी किस में मिलती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा? आप सभी का आंसर आना चाहिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग या रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग। तो आप सभी बोलेंगे और ये जीडी में आया हुआ है 13 दिसंबर 2021। तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग, पंच प्रयाग हैं। तो भी आप सभी को याद रखने चाहिए, होने चाहिए भी। उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं भैया, उन्हें एक बार बता दो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे है आपका नंबर 1 पर आएगा रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग है भाई? रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग जो है किस किस के मिलन से बनता है? फिर आपको पता होना चाहिए दूसरा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर आएगा आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर आपका चौथा जो आएगा कर्ण प्रयाग आएगा, कर्ण प्रयाग। और पांचवा आएगा आपका देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रयाग है आपके, जैसे रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये किस किस नदी के मिलन से बनते हैं। तो सभी को ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, इनमें एक कॉमन है अलकनंदा। इन सभी में एक नदी आपको देखने को मिलेगी अलकनंदा। इन सभी में आपको एक नदी देखने को मिलेगी अलकनंदा। तो अलकनंदा तो इन सभी में कॉमन है। अलकनंदा तो इन सभी में कॉमन है। अलकनंदा तो इन सभी में कॉमन है। जैसे रुद्रप्रयाग जो बनता है ना, ये अलकनंदा और किसके मिलन से बनता है? दूसरी आप बोलेंगे तो भैया अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन से बनता है, मंदाकिनी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया ये रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलन से बनता है। विष्णु प्रयाग जो बनता है ये बनता है आपका अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन से बनता है, धौली गंगा के मिलन से बनता है। फिर आता है आपका नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग बनेगा अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलन से बनता है, नंदाकिनी नदी के मिलन से बनता है। बात आई है कर्ण प्रयाग, ये किस नदी से मिलकर बनता है? कर्ण प्रयाग अलकनंदा, अलकनंदा और दूसरी कौन सी नदी होगी? पिंडर नदी। दूसरी कौन सी नदी होगी? पिंडर नदी के मिलन से बनता है आपका कर्ण प्रयाग। देव प्रयाग जो बनता है अलकनंदा, अलकनंदा और आपकी भागीरथी, भागीरथी के मिलन से बनता है। तो आप सभी को ये याद रखना है भाई रुद्रप्रयाग किस किस से मिलन से बनता है। तो एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है। तो ये आपकी मंदाकिनी नदी जो मिलती है, मैंने आपको बताया मंदाकिनी नदी अलकनंदा के मिलन से बनती है। और कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही ये जो देव प्रयाग है इसको सास बहू का प्रयाग भी बोला जाता है। सास बहू का संगम किसको बोला जाता है? तो आप बोलेंगे भैया सास बहू का जो संगम बोला जाता है, सास बहू का जो संगम है वो कौन सा है? तो देव प्रयाग है। और यहाँ पर पूछा जाता है भागीरथी, भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। और अलकनंदा का जो उद्गम होता है
इसका उद्गम होता है संतोपथ हिमानी से होता है। संतोपथ हिमानी से अलकनंदा का उद्गम होता है। और साथ ही जब इनका मिलन होता है ना, इनके मिलन के बाद क्या होता है, यह गंगा नदी में, इसे मतलब गंगा नदी बोलते हैं। जब इनका मिलन हो जाता है इसके बाद यह गंगा नदी बनाती है, गंगा नदी कहलाती है इसके बाद। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है आपका 62। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? SSCGD 2000 आपका 21 में पूछा हुआ है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, जलगांव महाराष्ट्र, हाजीपुर बिहार, बेलगांव कर्नाटक। तो सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी बोलेंगे भैया ये जो है ना, ये जो आपका किया गया है, ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किया गया है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, इसे स्थापित किया गया है। याद रखेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, मैं आपको कुछ शोध संस्थान बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, इसे क्या बोला जाता है? अगर आप से पूछ ले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक को बोला जाता है नाबार्ड, नाबार्ड। अब साथ ही आप सभी को बताना है नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? क्या बोलेंगे आप सभी? तो आप सभी का आंसर होगा भैया शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इतना याद रखना है आप सभी को नाबार्ड के बारे में। अब पूछा जाता है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? भाई नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी क्या बोलेंगे भैया? बम्बई में मुख्यालय या मुंबई में इसका मुख्यालय है? कहाँ है भाई इसका मुख्यालय? तो आप बोलेंगे भैया नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और समिति आपसे पूछी जाए, शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड राष्ट्र सेवा को कब समर्पित हुआ? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSCGD में। ये जो नाबार्ड है ये राष्ट्र सेवा को कब समर्पित हुआ? राष्ट्र सेवा को कब समर्पित हुआ? ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको बताया है। राष्ट्र सेवा को नाबार्ड कब समर्पित हुआ? क्या बोलेंगे सभी साथी? तो आप बोलेंगे नाबार्ड भैया राष्ट्र सेवा को 5 आपका क्या बोलेंगे 12 जुलाई के बाद आएगा आपका 5 मई है, क्या है आपका डेट है आपकी 5 नवंबर। 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड राष्ट्र सेवा को समर्पित हुआ। जब ये राष्ट्र सेवा को समर्पित हुआ था नाबार्ड, तो नाबार्ड के पास कुल कितनी पूंजी थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए 100 करोड़ की पूंजी थी नाबार्ड के पास। अब मुझे बता दो आप नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? क्या बोलेंगे? KV शाह। KV शाह नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। KV शाह याद रखेंगे। या इनको ही बोला जाता है साजी केवी भी बोल दिया जाता है। या आप ऐसा ये आपको ना मिले तो आपको मिल सकता है एग्जाम में साजी केवी इसके अध्यक्ष हुए हैं। और साथ ही नाबार्ड एक्ट कब आया था ये भी पूछ लिए एग्जाम में। तो आप बोलेंगे भैया नाबार्ड एक्ट जो आया, नाबार्ड एक्ट जो आया, ये जो एक्ट आया ये आया था 1981 में। याद रखना है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ से कुछ और अनुसंधान संस्थान कौन से हैं। जैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? इसे कहाँ लिखें भाई? ये आपने पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा मिटाना होगा, फिर आपने ये अपनी कॉपी में नोट करना होगा। आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया कटक में है।
कहाँ है? कटक में है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्या बोलेंगे आप सभी? तो आप सभी का आंसर होगा लखनऊ। क्या आंसर होगा? लखनऊ में है भैया, ये लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब बताओ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये आपको ऐसे ही नहीं बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है भाई, ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अब बता दो यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या बोलेंगे आप सभी? आपका आंसर होगा भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में है, ये भरतपुर राजस्थान में है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है यहीं से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी बोलेंगे करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, करनाल, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो सभी साथी इन सभी पॉइंटों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर अब एक बार थम्स अप कर देंगे कि भैया आपको कैसे ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं। नाबार्ड के बारे में सब कुछ बताया मैंने, जो क्वेश्चन नाबार्ड से बने हैं वो आपके नाबार्ड का एक टॉपिक क्लियर हो गया है यहाँ से। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है उमानंद असम में स्थित एक है। उमानंद है क्या? ये चीज़ है क्या? घाटी है, द्वीप है, नदी है या झील है? तो क्या बोलेंगे आप सभी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? उमानंद भैया एक द्वीप है। क्या बोलेंगे? उमानंद भैया एक द्वीप है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द्वीप, उमानंद के बारे में बात करते हैं। उमानंद द्वीप को ही साथी आशमिया आपको देखने को मिलेगा। आशमिया, आशमिया आपको कहीं कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। आशमिया ये कहाँ है भाई? असम में है। उमानंद कहाँ पड़ेगा? असम में। तो साथ ही यहाँ पर पूछा जाता है ये जो उमानंद है, उमानंद जिसको हम आशमिया द्वीप भी बोलते हैं, उमानंद द्वीप ये पूर्वोत्तर राज्य में कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में है। कहाँ पर है? असम में है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में है ये, और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा द्वीप है ये उमानंद। और साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है? तो यही है दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो आप बोलेंगे दुनिया का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है साथी वो आपका उमानंद है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्या बोलेंगे आप सभी? तो मांजुली द्वीप आप सभी का आंसर होगा, मांजुली द्वीप। ये किस नदी पर है? तो भाई ये असम में है। कहाँ पर है? ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। याद रखेंगे ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? धोसेघर जलप्रपात, धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है? धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को आया हुआ सवाल है। तो आप बोलेंगे भैया ये महाराष्ट्र में है। कुछ जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, जैसे जोग, जोग को ही साथ ही बोला जाता है गरसोप्पा, जोग को ही बोला जाता है गरसोप्पा, और साथ ही इसी को बोला जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ पर है? किस नदी पर है?
ये आप सभी को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे भैया शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया कर्नाटक राज्य में है। याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात ये किस राज्य में है और किस नदी पर है? कुंचिकल जलप्रपात बोलो, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा या आपका दूसरा होगा धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो भाई आप बोलेंगे बराही नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया कर्नाटक राज्य में। ये सभी साथियों को अपनी कॉपी में नोट करना है। अब बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चित्रकूट जलप्रपात को ही नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है। ये किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। और साथ ही किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब आपको और मैं आपको बता दूं, जैसे हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात ये आपका किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। किस राज्य में है? तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। यहीं आपको याद रखना है दूध सागर जलप्रपात, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। दूध सागर जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे भैया मांडवी नदी पर गोवा राज्य में है आपका दूध सागर जलप्रपात। यहीं आपको याद रखना है जोगनी जलप्रपात, जोगनी जलप्रपात ये कहाँ पर है? यहाँ पर आपको नदी याद नहीं रहनी चाहिए। जोगनी जलप्रपात जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और साथ ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये पूछे हुए हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कहाँ पर है? ये किस राज्य में है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में है। याद रखेंगे। आप बोलेंगे जी भैया हमको तो याद रखना ही होगा अगर हमें नौकरी लेनी है। बरकाना जलप्रपात भी पूछा हुआ है, बरकाना जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है बरकाना जलप्रपात। एक और है जो आपको याद रखना है चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश एमपी में है। तो ये सभी साथी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन्हें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और आपका जो जलप्रपात पूछे जाते हैं यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा और यहीं से एसएससी में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है निम्न में किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य है जिसको लाल नदी और पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पहाड़ी कैसी बताई गई हैं? नीली बताई गई हैं। एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को पूछा हुआ सवाल। हिमाचल प्रदेश होगा या बोलेंगे आप भैया असम होगा, कर्नाटक होगा या केरल हो जाएगा? तो आप सभी बोलेंगे भैया असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। असम ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर क्या बोला गया है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी को तो लाल नदी बोला गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला गया है? आप बोलेंगे भैया लाल नदी बोला गया है। और यहाँ वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को क्या बोला गया है? तो वहाँ की पहाड़ियों को नीली पहाड़ी कहा गया है। क्या कहा जाता है वहाँ की पहाड़ियों को? वहाँ की पहाड़ियों को बोला जाता है नीली पहाड़ी। याद रखना। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? सांभर झील ये किस राज्य में स्थित है? आज झीलों का टॉपिक आज तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन झीलों से बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज मैं बताने वाला हूं। ऐसे ही क्लास से जुड़ना है और ऐसे आपको पढ़ना होता है। साथ ही अगर आपको तैयारी किसी भी एग्जाम की करनी होती है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, क्योंकि थोड़ी पढ़ने से ज़्यादा आप
देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप एक क्लास में सीख कर जाते हो। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक। तो आप सभी का आंसर होगा सबसे बड़ी खारे पानी या खारे सांभर झील जो है ये किस राज्य में है, तो आप बोलेंगे राजस्थान राज्य में है। और साथ ही इसको 1990 में, ये जो आपकी आर्द्रभूमि सांभर झील है ना, इसको 1990 में एक रामसर कन्वेक्शन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की से आर्द्रभूमि इसको घोषित किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये देखो सांभर झील है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील है, गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर जो पूछा है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आपको बताना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या होगी, कौन सी है? सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी क्या बोलेंगे? खारे पानी की झील हो जाएगी भैया चिल्का झील। ये किस राज्य में है, राज्य बता सकते हो? आप बोलेंगे जी भैया, ये जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राज्य आपको बता के जाना है भाई। और अब आपको नोट करनी है झील, जैसे आपकी आएगी वुलर झील। वुलर झील ये आपकी कहाँ पड़ेगी भैया? ये पड़ेगी आपकी जम्मू कश्मीर में, आपके जम्मू कश्मीर में ये पड़ेगी वुलर झील। और वुलर झील जो है, भारत की बात करूं या एशिया की बात करूं, तो भारत या एशिया की सबसे मीठे या ताज़े पानी की प्राकृतिक झील है ये वुलर झील। भारत की बात हो या आपके एशिया की बात हो, भारत की बात हो या एशिया की, एशिया या भारत या एशिया की मीठे, सबसे मीठे या ताज़े पानी की झील, या ताज़े पानी की प्राकृतिक झील, ताज़े पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो आप बोलेंगे भैया आपकी हो जाएगी वुलर झील। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट झील जो पढ़नी होगी, तो यहाँ पर आपको पढ़नी होगी, यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ, सॉरी, यहाँ पर अभी भारत की बात हुई है, भारत या एशिया की सबसे मीठे या ताज़ी पानी की झील। अगर मैं विश्व के सापेक्ष बात करूँ, विश्व में पूछ लूँ मैं, विश्व में सबसे मीठे या ताज़े पानी की झील कौन सी होगी? तो आप सभी का आंसर होगा सुपीरियल झील। सुपीरियल झील जो है ये सबसे मीठे ताज़े पानी की प्राकृतिक झील है, सुपीरियल झील। ये कहाँ पर पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है भाई, लोनार झील, लोनार झील ये किस राज्य में है? लोनार झील जो है ये किस राज्य में है? तो आप सभी बोलेंगे महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगी लोनार झील। किस राज्य में बोलेंगे? महाराष्ट्र में हो जाएगी। चिल्का झील को आपको पता होना चाहिए। चिल्का झील मैंने बताया था अभी चिल्का झील के बारे में, अभी सबसे पहले जो पॉइंट लिखा था भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के बारे में मैंने बताया चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। अब यहाँ से आपको और क्या रखना है, एक आपकी पुलिकट झील होती है, एक आपकी होती है पुलिकट झील। यहाँ पर लिख लूँ पुलिकट झील। पुलिकट झील ये आपकी कहाँ पड़ेगी? आप बोलेंगे भैया ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है पुलिकट झील। और साथ ही अष्टमुडी झील भी आपको याद रखनी है। अष्टमुडी झील ये कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे अष्टमुडी जो झील है ये केरल में पड़ती है, ये केरल में पड़ती है। यहीं पर आपको याद रखना है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पड़ेगी? कोलेरू झील जो आपकी पड़ेगी ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। ये जो तीनों झील मैंने बताई है ना साथी, ये लैगून झील हैं, लैगून झील के उदाहरण हैं, लैगून झील के उदाहरण है ये। लैगून झील के एग्जामर पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो एग्जामिनर पूछ ले भैया ऑप्शन देगा आपको, ये 3 दे देगा, इनमें से एक नहीं देगा। तो लैगून झील के उदाहरण कौन कौन से हैं? पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। अष्टमुडी झील केरल में है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। ये लैगून झील के उदाहरण हैं। लोकटक झील और आपको याद रखनी है, ये लोकटक जो झील है
ये कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर में है। इसके बारे में मैंने पीछे क्लास में बता भी दिया है। कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। ये आप सभी को याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इन्हीं झीलों से बनेगा एग्जाम में। तो आप सभी याद करेंगे इन सभी को। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है? सरयू नदी, गोमती नदी, सोन नदी या कोसी नदी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा क्या होगा? तो आप सभी बोलेंगे सरयू नदी। सरयू नदी जो है ये घाघरा की आपकी सहायक नदी है। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आप बोलेंगे भैया अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी से क्या क्वेश्चन बन सकता है? और सबसे पहले बताओ, ये जो घाघरा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका जो उद्गम है घाघरा नदी का, ये कहाँ से हुआ है? क्या बोलेंगे आप सभी? घाघरा नदी का जो उद्गम हुआ है तिब्बत में मामचा चुंगा पर्वत से हुआ है। मामचा चुंगा ग्लेशियर से इसका हुआ है उद्गम। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में। क्या बोलेंगे? मामचा चुंगा, तिब्बत में। लिख ही लो आप, तिब्बत में मामचा चुंगा ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। चुंगा ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है घाघरा नदी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो है घाघरा नदी, इसको यूपी के मैदानों में क्या बोला जाता है? घाघरा नदी को यूपी के मैदानों में सरयू नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है यूपी के मैदानों में? इसको बोला जाता है सरयू नदी। घाघरा नदी को यूपी के मैदानों में क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे सरयू नदी। और साथ ही ये जो घाघरा नदी है इसको क्या बोला जाता है? और क्या बोल सकते हैं? घाघरा नदी को यूपी का शोक भी कहा जाता है। यूपी का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप बोलेंगे घाघरा नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? माउंट सिनिओल्चू पर्वत किस राज्य में स्थित है? यहाँ से जो भी पर्वत के ज़्यादातर आपको परेशान जो क्वेश्चन करते हैं वो आज आपके यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? ये जो माउंट सिनिओल्चू पर्वत किस राज्य में है? आप बोलेंगे भैया ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अब यहाँ पर, ये जो आपका माउंट सिनिओल्चू जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6,888 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से मैं आपको बता दूं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचारवा पर्वत जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोलेंगे? नामचारवा चोटी है पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है 7,856 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7,856 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर पूछा जाता है, एक आपका हिमालय की जो हिमालय है आपका, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया? कंचनजंगा। ये हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी? तो 8,598 मीटर हो जाएगी। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और साथ ही ये कहाँ पड़ता है? ये आपका सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में आपका देखने को मिलता है। सिक्किम आपका आंसर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साथ ही ये, अब K2 के बारे में बात करते हैं। ये जो K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है?
गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर आप सभी का आंसर होगा, 8611 मीटर। किस राज्य में है, कहाँ पर है ये? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में है, लद्दाख में है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलेंगे भैया 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, 8848 मीटर। नेपाल में है ये माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में है ये माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई आपकी कितनी हुई है? 8848 मीटर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, या नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी। और साथ ही पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी यही है भाई, माउंट एवरेस्ट। और ये जो कंचनजंगा मैंने बताई है, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। तो ये सभी को आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में भी नोट करना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये सभी का आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर बताएंगे। और साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए, हम इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो इस किताब में व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सिंगल भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में छूट नहीं सकता इस बुक के माध्यम से। इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आपका रेस्पॉन्स भी अब कम मिलने लगा है। आप अपना मत दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, भैया आप इसमें और सुधार करिएगा पढ़ाने के मामले में, तो हम और भी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? मैथन बांध, हीराकुंड बांध, कृष्णराज सागर या मैटूर बांध? इनमें से कोई नहीं। आज जो बांध के टॉपिक जो बनते हैं, बांध से क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप सभी को याद रखने होंगे वो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कृष्णराज या सागर या मैटूर बांध। ये आपका सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये किस राज्य में है, किस नदी पर है? टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड में है टिहरी बांध, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। मुझे बता दो, ये जो भागीरथी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? अभी पीछे बताया था, इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, सभी साथी बताएंगे। टिहरी बांध की बात आई, भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध बोलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध, भैया आपका सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं अब हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है? हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे ये भैया उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड की बात आई है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप बोलेंगे हीराकुंड बांध। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अब बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी पर है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश राज्य में है और सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। और साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो यही है भारत का
भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध जो होगा भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध, आपका एक तो ये क्वेश्चन पूछे ही हुए हैं और ये जो आपके टॉपिक जो हैं जो वीक होते हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट भी हो रहे हैं। सरदार सरोवर बांध, एक आपको याद रखना होता है भरूच बांध। क्या बोलेंगे? भरूच बांध। ये किस राज्य में है? राज्य आपको याद रखना है, तो ये गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर है? नदी पूछ ले तो गोदावरी बोलेंगे या नर्मदा बोलेंगे? तो आप बोलेंगे भैया नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर हैं। नर्मदा नदी की बात आई है तो यहाँ पर आपको लिखना है नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश व गुजरात की, मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा इसको कहते हैं। मध्य प्रदेश की और गुजरात की इसको लाइफ लाइन बोलते हैं, जीवन रेखा इसको बोला जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की बात आई है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है वैनगंगा, मुंशी, कोयना या तुंगभद्रा। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। अब बात पूछ लूँ मैं आपसे, सबसे लंबी, क्वेश्चन बनता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी जिसे दक्षिण भारत की नदी भी बोला जाता है, जिसे दक्षिण भारत की नदी भी बोला जाता है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी या दक्षिण भारत की नदी जो अरब सागर में गिरती है, जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी है? जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो आप सभी बोलेंगे गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। सभी को याद रखना है गोदावरी नदी ये है भाई सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण भारत की है, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात आई तो भैया इसको बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और साथ ही इसको और क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी इसको बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा, साथ ही आपकी गोदावरी नदी को बोला जाता है। सही है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आप बोलेंगे नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ है। नासिक, नासिक महाराष्ट्र से उसका उद्गम हुआ है, इतना आपको याद रखना होता है। और कहाँ से हुआ है? त्र्यंबक, त्र्यंबक से हुआ है, त्र्यंबक से इसका उद्गम हुआ है। अब साथ ही गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में आपको जानना होगा। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो याद रखेंगे पिरबरा, मंजरा, इंद्रावती। क्या बोलेंगे? पिरबरा, मंजरा, पिरबरा, मंजरा, आपकी इंद्रावती, इंद्रावती। और साथ ही कौन सी हो जाएगी? पैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा व वैनगंगा। ये गोदावरी की सहायक नदी हैं, वैनगंगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं अब। ये जो पिरबरा नदी आई है, हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया था? इधर ये आपका ईस्ट पड़ता है, ये वेस्ट पड़ता है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी ने पढ़ी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मैंने बताया, जो मेरठ हिंदन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जो आपका चिनाब नदी के किनारे है, और ये आपका पड़ता है लद्दाख या जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकाकेडोर, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, दाक्स नदी के किनारे मैंने बताया। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। ये किस नदी के किनारे था? तो आप बोलेंगे ये पिरबरा नदी के किनारे था। वहाँ पर मैंने बताया था ये जो पिरबरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। देखो आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा?
निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? यहाँ पर मैंने आपको बताए थे कितने देशों की सीमा भारत से लगती है, तो 7 देशों की सीमा लगती है। ये भी आपको याद रखना होगा। और मैं आपसे पूछ लूँ, ऐसे कितने भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? और ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? ये सर्च करना है आपको और कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है। तो भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो आप सभी का आंसर होगा भैया असम की नेपाल से सीमा नहीं लगती है। असम की बात आई है, असम भारत, आपकी नेपाल की बात आई है। नेपाल की सीमा भारत से कितनी, नेपाल भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो 17 17 में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की तो क्या आएगा? 51। तो 1751 आपकी कितनी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है भारत से। और कितने राज्य होंगे? 4 राज्य होंगे। आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और आपका चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। तो ये 4 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको कौन कौन से देश बताए थे जो, मुझे बताओ पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो आप सभी को याद रखना है 3323 किलोमीटर। याद होना ही चाहिए क्योंकि मैं पिछली क्लासों में इन्हें बता चुका हूं बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है भारत से? अफ़गानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है भारत से? तो आप सभी का आंसर होगा 106 किलोमीटर। बात कर लेते हैं चीन कितनी सीमा साझा करता है? तो आप सभी क्या बोलेंगे? चीन करता है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से। नेपाल कितनी करता है? 1751 मैंने बता दिया। आपका भूटान कितनी सीमा साझा करता है? भूटान कितनी सीमा साझा करता है? भूटान की बात आई तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है भारत से? म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है? तो 1645 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है? तो आप सभी बोलेंगे 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है भारत से? तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, कौन सा राज्य सीमा साझा करता है भारत का? पश्चिम बंगाल करता है। कितनी सीमा? 2217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश। और ये जो बांग्लादेश की बात आई है, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, उसका 27% भाग बांग्लादेश भारत से सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, कितनी करता है? 106। तो पाकिस्तान 33-23, 10 का डिफरेंस है, 33-23। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चीन 44 दूनी 88, लेकिन यहाँ 34 है, 10 कम करना है, 34 दूनी 88 बोलेंगे। भूटान 699, म्यांमार 16 48 होते हैं, 45 है, 3 कम करना है। ऐसे आपको याद कर लेने हैं। नहीं, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया था? पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया था बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर या पटना में? तो आप सभी का आंसर होगा भैया मैसूर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया है? सी सही हो गया है। कुछ अनुसंधान संस्थान हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे केंद्रीय कृषि अनुसंधान, ये कहाँ पर है? ये याद रखने हैं भाई। केंद्रीय कृषि अनुसंधान ये कहाँ पर है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान ये कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे भैया ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय कृषि अनुसंधान के बारे में पूछा है। यही बात कर लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
क्या बोलेंगे? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे आप सभी? मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक में है। अभी आपसे मैसूर का ही क्वेश्चन तो पूछा हुआ था। कौन सा प्रश्न था? पहला चंद्रन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? मैसूर में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप सभी बोलेंगे लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब बात करते हैं केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय गन्ना, अंतर है दोनों सवालों में, अंतर है। यहाँ पर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। लेकिन यहाँ पर पूछा है केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे आप सभी? आप सभी बोलेंगे भैया कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपके अनुसंधान संस्थान में मैंने पीछे भी बताए, अब बता दिए तो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय आपका बोलेंगे राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे आप? कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग कर्नाटक में है। ये सभी को याद रखने हैं। आपका जो ये अनुसंधान संस्थान है, यहाँ से टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में स्थित नहीं हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्या हो जाएगा? डाफला पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ या खासी पहाड़ियाँ? तो आप सभी का आंसर होगा डाफला पहाड़ियाँ। ये आपकी मेघालय में स्थित नहीं हैं। जैंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी मेघालय में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं तो डाफला पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आप बोलेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी और पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी आज आपको पता होना चाहिए। जैसे डफला हो गई, डाफला पूछी गई है आपसे। डाफला एक आपकी पहाड़ी हो जाती है मिरी, अबोर, मिसमी। मिरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ी। मिसमी की पहाड़ी, तो ये आप सभी को याद रखनी होती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। जैसे नागा की पहाड़ी आप सभी को याद रखना है। नागा की जो पहाड़ी हैं, नागा की पहाड़ी किस में है? तो नागालैंड में है। नागालैंड में है। जैसे मणिपुर की पहाड़ी हो गई तो मणिपुर में होंगी। मणिपुर की पहाड़ी कहाँ होंगी? मणिपुर में होंगी। और जैसे आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर की होगी, जैसे मिजो की पहाड़ी हैं, मिजो की पहाड़ी कहाँ होंगी? तो आप बोलेंगे भैया मिजो की जो पहाड़ी हैं वो मिजोरम में हैं। वो मिजोरम में हैं। और साथ ही मिजो की हो गई। जैसे मिकिर की पहाड़ी भी पूछी जाती हैं। ये जो मिकिर है, मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर हैं? तो आप सभी बोलेंगे मिकिर की जो पहाड़ी हैं ये असम में हैं। और गारो खासी जयंतिया के बारे में आपको बता चुका, ये मेघालय की पहाड़ी हैं। मेघालय में मैंने बताया था एक मासिनराम जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और कितनी वर्षा होती है? 11,872 mm की वर्षा होती है। ये भी पूछा हुआ सवाल है एसएससी में। कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? कौन सी पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो खासी की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पूछा जाता है दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 1012 सेंटीमीटर की वर्षा वहाँ पर होती है। अगला प्रश्न होगा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, भागीरथी नदी पर? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा भैया कौन सी नदी होगी? तो चिनाब नदी आपका सभी का आंसर आना चाहिए। चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
चिनाब नदी। यहाँ पर कुछ परियोजनाएं के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे उरी परियोजना किस नदी पर है, उरी परियोजना ये किस नदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। उरी परियोजना भाई आप बोलेंगे झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर उरी परियोजना है। यहीं पर पूछ लूँ मैं, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा, चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर है, सही है। यहीं पर आपको याद रखना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो क्या बोलेंगे झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर, झेलम नदी पर। यहीं पर आपको याद रखना है किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो आप बोलेंगे भैया किशन गंगा परियोजना जो है वो किशन गंगा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ये आपको याद रखनी थी कुछ परियोजनाएं। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है। अभी मैंने बताया था सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पर, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है, सभी साथी बताएंगे। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर होगा, भागीरथी की नदी पर होगा। और टिहरी जो बांध है इसकी ऊंचाई मैंने 261 मीटर बताई थी और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में हिम तेंदुआ स्नो लिकोपार्ड परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में, 2012 में, 2006 में या 2009 में। तो आप सभी का आंसर होगा भैया 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा राज्य होगा, पंजाब होगा, उत्तराखंड होगा, राजस्थान होगा या हिमाचल प्रदेश होगा। तो यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है भैया उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अभी बताई थी मिकिर की पहाड़ी तो असम में थी, अबोर, डाफला आपकी अबोर थी, डाफला थी, और कौन सी पहाड़ी थी, मिसमी की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में थी। तो अबोर की पहाड़ी कहाँ होंगी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। भाई सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, और ये जो सरयू नदी है किस नदी की सहायक नदी है, पहले तो आप बता दो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आप बोलेंगे टॉन्स या भागीरथी या पिंडर, तो आपका आंसर होगा शारदा नदी की ये सहायक नदी है। और जैसे घाघरा है, घाघरा के बारे में मैंने आपको बताया था, घाघरा की सहायक नदी थी सरयू, घाघरा की सहायक नदी कौन सी थी, सरयू, और सरयू की सहायक नदी हो गई शारदा। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, अयोध्या। अगले प्रश्न पर आएंगे, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। कौन सी नदी में ये मिल जाती हैं, जो पंजाब से 5 नदी निकलती हैं, यमुना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। पंजाब की 5 प्रमुख नदी कौन सी हैं, पंजाब की 5 प्रमुख नदी कौन सी हैं, 5 प्रमुख नदी कौन सी हैं। तो ये आपको याद रखना होता है, झेलम चिनाब हो गई, ये भैया पंजाब की है, झेलम, चिनाब। आपकी और कौन सी हो जाएगी, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज। ये जो नदी हैं ये पंजाब में है, ये 5 नदी आपको याद रखनी है। और ये आपके पाकिस्तान में मिठनकोट में जाकर, सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
होंगे नकल जलप्रपात, होंगे नकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु। किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा में महानदी है। तो महानदी कहाँ है? ये उड़ीसा में है। यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में निकलती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। भैया ये जो है ना महानदी, कौन सा गलत कथन है? ये अरब सागर में गिरती है, ये कथन गलत है। बाकी तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न होगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? युथांग घाटी स्थित है नागालैंड में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो आप सभी का आंसर होगा 83 में का आंसर हो जाएगा युथांग घाटी किस राज्य में स्थित? तो आप सभी बोलेंगे नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, या सिक्किम? तो आप सभी का आंसर होगा भैया सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे आपकी युथांग घाटी की बात हुई है, तो एक घाटी होती है चुम्बा घाटी। चुम्बा घाटी ये किस राज्य में है? चुम्बा घाटी जो है ये किस राज्य में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत, चीन तथा भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है ये चुम्बा घाटी। किसके मिलन बिंदु पर स्थित है ये चुम्बा घाटी? भारत, भूटान, चीन के मिलन बिंदु पर ये स्थित है चुम्बा घाटी। यहीं पर आपको एक याद रखना है, युमथंगा घाटी। युमथंगा घाटी जो है ये कहाँ पर है? युमथंगा घाटी ये किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। और यहाँ पर युमथंगा घाटी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है भैया? यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आप बोलेंगे युमथंगा घाटी में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। ये जो कदम बांध है कदम नदी, और ये किस नदी के संगम पर स्थित है? शरावती नदी, कामबनी नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी? तो ये गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो साथ ही आज की क्लास में मैंने 24 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हुए हैं, और साथ ही आज की क्लास को हम यहीं रोकना चाहते हैं। और चैनल पर आप सही नए हैं ना, और जितने भी बच्चे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और साथ ही एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत करते रहिएगा इसी प्रकार से अपनी तैयारी। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।